हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए तैयारी करवाई जा रही है। जो आपके मुख्य मुख्य प्रश्न हैं जो हर वर्ष पूछे जा रहे हैं, अभी उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक यानी कि पास आ चुका है और अब समय उतना नहीं रह गया कि तैयारी शुरू से की जा सके। लेकिन पूरा प्रयास आपके साथ किया जाएगा कि आप अच्छे से अच्छा नंबर उसमें ला सकें। और अगर आपने पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी है बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको पास होने भर के लिए मतलब फर्स्ट डिवीजन से ऊपर परसेंटेज तो नहीं बना सकते 90-95, लेकिन एक बात है, आपको 60% से ऊपर नंबर लाने की हमारी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, हमारे सारे वीडियो को देखना है जिसमें आपको केवल केवल ज्ञान की बातें ही बताई गई हैं। तो आपको क्या कीजिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो देखते हैं आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज कक्षा 12 वालों के बारे में बात करने वाले। कक्षा 11th 12th में एक कर कहानी पूछी जाती है, उसके बारे में आपको 2 प्रश्न अथवा करके लगा के आता है, उसमें से एक प्रश्न आपको करना रहता है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बस दोनों कहा इसको क्या करना है, पूरे वीडियो को देख लेना है। डेट टू यही क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे ऊपर दिया गया है, ये वाला देखिए आप, ये जो आपका यहाँ पे इतना दिया हुआ है, यही क्वेश्चन और ये जो दूसरा अथवा करके यहाँ पे दूसरा दिया गया है, यही क्वेश्चन एकदम आपके सामने आने वाला है इस बार के पेपर में। ये हम 100% गारंटी के साथ आपसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 कहानियाँ के बारे में पढ़ना रहता है। तो अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। एक तो आपकी ध्रुव यात्रा है, दूसरी बहादुर है और तीसरी पंचलाइट है। यहाँ पे भी देखिए वही ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, 3 आपकी कहानियां मुख्य हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा और उनका उत्तर देना रहेगा। आज हम केवल पंचलाइट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? दोनों प्रश्न में पंचलाइट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सभी कहानियों के बारे में जानना है तो आप क्या कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और हमसे बताइए कि सर जी हमें सभी कहानियों के बारे में जानना है। हम आपको एक एक करके सारी कहानियां बता देंगे। ये 15-20 से 25 मिनट का मुश्किल से वीडियो बनेगा जिसमें आपको इस कहानी से जो कुछ आपके 5-6 नंबर पर मिलने हैं वो एकदम फिक्स हो जाएंगे। कितने मिलते हैं? 4-5-6 जो मिलते हो ये आपके क्या हो जाएंगे, एकदम फिक्स हो जाएंगे। यही प्रश्न आने वाला है और आपको उत्तर भी यही लिखना रहेगा। बस थोड़ा बहुत अपने तरफ से सुधार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये ऐसे करके आपके पास आएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको लेखक का उद्देश्य स्पष्ट करना है कि यह लेखक इस कहानी के अनुसार क्या संदेश हम लोगों को देना चाहता है, क्या बताना चाहता है और उसने क्या दिखाने की हमसे हमें कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्न में से किसी एक के बारे में बताना रहेगा, या तो आप ध्रुव यात्रा या बहादुर या पंचलाइट के बारे में। अगर मान लो आपको वो प्रश्न नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है अथवा करके दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है निम्न में से किसी एक कहानी का सारांश, किसी एक कहानी का सारांश या फिर कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। मतलब उस कहानी में क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, इसको आप अपने शब्दों में लिखिए, ना कि वही कहानी उतारनी है। आप शॉर्टकट में उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पे मात्र हम केवल पंचलाइट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए 2 चीजें यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं। तो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का जवाब आपके सामने आ रहा है, देखिए, जो कि ये है। अब इसमें कहा गया है कि लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेखक के उद्देश्य को बताएंगे कि इस कहानी के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य था। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये हर साल का प्रश्न, जैसा कि हम अभी 2-3 बार बता चुके हैं, लेकिन एक और बार बता रहे हैं आपको, ये हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है। कोई भी ऐसा वर्ष छूटा नहीं जिसमें ये पूछा नहीं गया हो। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और अगली बार से ये 21 भी जुड़ जाएगा। 20 के बाद 21 भी जुड़ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कहानी में लेखक का क्या उद्देश्य था या उसने क्या कहने की कोशिश की, इसके बारे में हमको बताना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु
जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जगत देखिए अनेक जन आंदोलन से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण से ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। अब ये क्या एक सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार भी हैं, उसके बाद ये जो हैं जन आंदोलन से बहुत ही निकटता यानी पास से जुड़े रहे हैं, यही कारण से उनके अंदर गांव का ग्रामीण का जो आंचल है वो कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर देखा गया है। इन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं अ, अ, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। तो मतलब इन्होंने जो अपनी कहानी लिखी वो कोई कॉफ़ी शॉप में एक हाथ में कॉफ़ी लेकर दूसरे हाथ में लैपटॉप लेकर नहीं लिखा है। उन्होंने कैसे लिखा है, वो उन लोगों के बीच में जिए हैं, उनकी कमियों को, उनकी परेशानियों को, उनकी खुशियों को उन्होंने वहाँ पे महसूस किया है और फिर वही चीज़ अपने कलमों द्वारा अपने कॉपी पे उन्होंने उसको उतारा है और जो हमारे सामने लाके प्रस्तुत किया है। ठीक है? तो देखा जाए तो बिहार के आंचलों के, देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार के आंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। मतलब अलंकार मतलब होता है शोभा, अलंकार होता है शोभा। तो इनकी कहानी का जो शोभा है, मतलब इनकी कहानी की जो रोमांचता है या फिर इनके कहानी की जो विशेषता है वो क्या है, बिहार के आंचलों का सजीव चित्र के कारण इसमें उनका वो पूरा इनकी विशेषता है वही चीज़। फिर देखा जाए पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। मतलब बिहार के आंचलिक परिवेश की क्या है, कहानी है क्या, पंचलाइट, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक जो होता है ये कथा का क्या है, केंद्र बिंदु होता है और शीर्षक को ही पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। मतलब जैसे ही आप केवल शीर्षक को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक उत्सुकता यानी जानने की लालसा बढ़ जाएगी कि अब कहानी में हुआ क्या आखिर में। तो जैसे ही आप शीर्षक पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक उत्सुकता हो जाती है और आप पूरी कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण आंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। मतलब जो रेणु जी हैं इन्होंने क्या किया है, ग्रामीण आंचल का एक वास्तविक चित्र, मतलब जैसा ग्रामीण में होता है, गाँव में होता है, पूरा वैसे ही वैसे उतारने की कोशिश की है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती। मतलब वहां पे उस कहानी में एक किरदार है गोधन, जो कुछ ऐसा कार्य करता है जिसके कारण से उसे गांव से बाहर कर दिया जाता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे एक पेट्रोमैक्स आता है गाँव में। तो दोस्तों अब देखो एक गाँव है, उसमें पेट्रोमैक्स आता है, अब उसको कोई जलाना जानता नहीं, जिसे केवल गोधन जलाना जानता है। तो गोधन जब उस पेट्रोमैक्स को जला देता है तो क्या होता है, उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं और उसके बाद उसके सारे प्रतिबंध भी हटा दिए जाते हैं। मतलब उसके ऊपर जो कोई भी रोक लगा होता है वो भी हटा दिया जाता है। उसे उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती, मतलब वो अपने इच्छानुसार वह जी सकता है, इसकी भी उसे छूट मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है। अब इस कहानी में इतना होता है कि बताओ जब वो लोग नहीं जला पाते, वो गोधन जला देता है तो वो जो गलतियाँ करता है उसको माफ़ कर दिया जाता है। उसमें कहा नहीं गया तुम्हारे साथ खून माफ़ खूब गाओ सिनेमा के गाने। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इससे स्पष्ट यह होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत क्या संस्कार और परंपरा का को व्यर्थ साबित कर देती है। मतलब जो आदमी की आवश्यकता होती है इस ये बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार, मतलब जो शुरू से ही चले आए बिना मतलब के, और उसके बाद क्या परंपरा जो हमारी शुरू से चली आई है उन सभी को क्या कर देती है, वह व्यर्थ साबित कर देती है। कथाकार देखो कथानक संक्षिप्त रोचक सरल मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। मतलब कथानक संक्षिप्त रोचक मतलब कुछ रुचिदार, मतलब कुछ जानने की लालसा, रोचक पढ़ने में मजा आने वाला, सरल और उसके बाद मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी, मतलब उसमें कुछ सत्यता भी दिखाई गई है। सत्यता कुछ क्या, कुछ अधिक ही लेवल पर दिखाई गई है। उसके बाद इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। मतलब इस कहानी के केंद्रीय भाव के आधार पर, मतलब इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद उसमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को क्या किया गया, स्पष्ट किया गया। उसमें कहानी में कुछ लेखक ने कहने का प्रयास किया है, जो आपके सामने उस कहानी में पढ़ने के बाद आपको वो पता चलता है। तो अगर देखें
इस प्रकार पंचलाइट जलने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ग्रामीण मनोवैज्ञानिक का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। मतलब अगर कहानी में देखा जाए तो ग्रामीण मनोवैज्ञानिक का सजीव चित्र उन्होंने कैसे किस प्रकार से पंचलाइट कहानी के द्वारा पंचलाइट जलने की समस्या उसके समाधान के मध्य, मतलब जब पंचलाइट आती है और उसके नहीं जलने के और उसके जल जाने के बीच उन्होंने क्या किया है, पूरा मनोवैज्ञानिक तरीका जिस तरह से गांव वाले क्रिया प्रतिक्रिया करते उसको एकदम से लाके रख दिया है। किसने? कहा, लेखक ने। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अरे सॉरी। तो यहाँ पे देखा जाए, आगे दिया हुआ है ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या-द्वेष युक्त भाव से भरे रहते हैं। मतलब इसमें ये भी बताया गया है कि ग्रामवासी जो होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, वो किस प्रकार से जाति के आधार पर अपनी-अपनी एक अलग टोली, अगर तुम ब्राह्मण हो तो अलग, क्षत्रिय हो अलग, शूद्र हो अलग, वैश्य हो अलग, इस प्रकार से वो अलग अपनी एक टोली बना लेते हैं। उसके बाद एक-दूसरे से इतना ईर्ष्या-द्वेष से वो भर जाते हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते। इसका देखिए, इसका बड़ा सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। मतलब इस कहानी में लेखक ने इसका बहुत ही सजीव चित्रण, मतलब जैसे एकदम लग रहा है जैसे लोगों को उठा के रख दिया हो वहां पे, एकदम पूरा स्पष्ट कर दिया। सजीव मतलब जिसमें जीव आ जाए, जीव रहित चित्रण उसमें किया है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। मतलब इस कहानी के आधार पर रेणु जी ने हमें ये भी बताया है कि भौतिक युग, मतलब यहाँ पे मॉडर्न युग आ गया है आपका। देखिए मॉडर्न जमाना है, यहाँ पे लोग कितने बदल गए हैं, सब कुछ एकदम मॉडर्न तरीके से हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भारत में कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसी जातियां हैं जहां पर वो अभी भी इतने पिछड़े हैं कि वही पुरानी चीजों पे वो अपना विश्वास जमाए हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। मतलब अगर कहानी को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और उन्होंने साफ-साफ स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसमें वो बताने की कोशिश की है कि हमको थोड़ा रूढ़वादी से बचना चाहिए और हमें अपने अ, थोड़ा जागरूक होना चाहिए और हमें अपना थोड़ा क्या कहते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर था। पहले प्रश्न का उत्तर था कि इसमें पूछा गया था कि अपने क्या उद्देश्य को स्पष्ट करना है। का लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करना था, तो हमने यहाँ पे लेखक के उद्देश्य को क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। एक बार अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देख लीजिए और कम से कम 2 से 3 बार अपने कॉपी में उतारिए। हम बता रहे हैं आपसे ये प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है? तो अगर हम दूसरे प्रश्न का जवाब देखें तो दूसरे प्रकार का प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार से है कि पंचलाइट का यहाँ पे ये भी देखिए, और ये भी प्रश्न आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2011 से स्टार्ट हुआ और 2020 तक पूछा गया और 2021 में भी पूछा जाएगा। ये भविष्यवाणी है, समझ लो हमारी। तो इसमें क्या कहा गया था कि इसमें कहा गया था कि कहानी का आपको सार बताना है दोस्तों। कोई बात नहीं, सार बताना है तो हम कहानी का सार बता देंगे। कुल मिला के निचोड़ क्या था, कहानी में कहने का मतलब क्या था। तो कहानी में रेणु जी का, देखिए कि रेणु जी की आंचलिक, देखो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब कहानी जो है ये आंचलिक कहानी है रेणु जी की पंचलाइट, और इस कहानी में बिहार का एक पिछड़ा गांव परिवेश है जिसका सुंदर चित्रण भी किया गया है, उसके बारे में सुंदरता के साथ बताया गया है। देखिए महतो 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 टोली में अशिक्षित लोग हैं। महतो टोली में कौन है? अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेलों में पेट्रोमैक्स खरीदा। एक महतो टोली है जिसमें लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं, उसमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और वो रामनवमी का एक मेला देखने जाते हैं और वहां पे वो सभी लोग मिलके एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों जैसे ही वो क्या करते हैं, पेट्रोमैक्स उन्होंने खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचलाइट। पंचलाइट का मतलब ये होता है कि जैसे गांव में एक होता है पंचायत, आपने सुना होगा पंचायत।
पंच होते हैं, उसी तरह से पंच मतलब ये 5 लोगों का, गांव के मुखिया जो 5 होते हैं उन्हीं की क्या है, लाइट है, जिसके आगे सभी लोग बैठ के अपना कार्य कर सकते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब पंचलाइट को वो लोग समझते हैं कि अरे ये तो सम्मानित चीज है, ये मतलब ऐसे वैसे लोगों के यहाँ नहीं रखी जा सकती है, इसको ऐसे वैसे लोग जला भी नहीं सकते, ये वो अपना मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही उसको कुछ सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जैसे ही पंचलाइट वो खरीद के आती है तो वहाँ के गांव के जितने बच्चे हैं, जितनी औरतें हैं, जितने मर्द हैं, सभी लोग उसे देखने आते हैं कि पंचलाइट होती क्या है, कैसे है, कैसी दिखती है। जैसे होता नहीं, कहीं कहीं पे आप भी अगर गांव से जुड़े होंगे, रिलेटेड होंगे, तो आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे। अगर नहीं रिलेटेड है तो आप थोड़ा बहुत महसूस करने की कोशिश कीजिए कि मान लो आपके यहाँ कोई अच्छी सी चीज़, मान लो हवाई जहाज आ जाए आपकी एरिया में, तो आप लोग हवाई जहाज को जिस तरह से देखने जाएंगे, जिस उत्सुकता के साथ देखने जाएंगे, बच्चे औरत बूढ़े, उसी उत्सुकता के साथ वो लोग क्या गए थे, उस पंचलाइट को देखने गए थे। फिर जो वो सरदार जो उसमें मुख्य होता है, मुखिया होता है, वो अपनी पत्नी को क्या करता है, आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब शुभ कार्य ये कि पंचलाइट को अब जलाना होगा, पंचलाइट जैसे जलेगी तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वहां पे पूजा पाठ करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए वो अपने पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य स्टार्ट होने से पहले तुम क्या करो, पूजा पाठ का प्रबंध करो, और अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले पूजा पाठ करेंगे, फिर उसको हम जलाएंगे। ठीक है। अब देखना, सभी उत्साहित हैं, मतलब सभी लोग एकदम उत्साहित हैं, कैसे जलेगी, सभी लोग जानना चाहते हैं, सबके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, और सभी लोग उसको बड़े खुशी के साथ देख रहे हैं, सोच रहे हैं उजाला होगा, इसके अंदर आगे अभी हम लोग खड़े होंगे। उनके अंदर तरह तरह की भावनाएं उठ रही हैं, तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। परंतु समस्या उठती है कि अब उसमें एक समस्या भी उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। मतलब उसको पंचलाइट के अंदर इतना, मतलब सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ खुशी होने के बाद, फिर उसमें से कोई आदमी सोचता है, और सोचता क्या, सभी लोग सोचते हैं कि पंचलाइट को अब जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अब वो बेचारे इतने सीधे हैं, इतने वो हैं कि वो अभी तक पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते हैं। तो अब बताओ पंचलाइट को जलाए कौन। प्रश्न वहां पे ये उठता है कि पंचलाइट को जलाए कौन। तो कहानी बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही अच्छी है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो मजा आ जाएगा, कसम से बता रहे हैं। आप एक बार हमारे कहने से वो कहानी को पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। अब देखते हैं, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। मतलब उस टोली में जो वहां पे लोग खड़े थे, उनमें से एक आदमी था, कौन, गोधन नाम का एक युवक, मतलब एक लड़का है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मतलब गांव में एक लड़की है क्या, मुनरी नाम की, और उससे वो क्या करता है, प्रेम करता है। ठीक है, लव करता है। फिर आगे सुनिए, मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मतलब मुनरी जो ही, उसकी माँ ने पंचों से, मतलब वहाँ के जो सरपंच थे, पंच थे, 5 लोग बैठ के जो निर्णय लिया करते थे। गांव में एक होता है कि 5 लोगों की टोली बैठती है। कितने लोगों की, 5 लोगों की टोली बैठती है। उनके सामने लोग अपनी समस्या रखते हैं, और उसके बाद उनका निर्णय लिया जाता है। तो जो पंच कहते हैं वो लोगों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो वही था कि उसके बेटी को, मतलब उसके बेटी से वो प्रेम करता था। तो वहां पे उसकी माँ ने जाके उनसे शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब कि जैसे ही वो उसके घर से गुजरता है, मुनरी के घर के सामने से, मुनरी के घर के सामने जैसे गोधन निकलता है, तो जैसे उसके घर के सामने से निकलता है, तैसे वो क्या करता है, सिनेमा का गाना गाता है। मतलब अरे गाना, अब तो आम बात हो गई, लेकिन पहले गाना वाना गाना बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए जैसे उसके घर से निकलता था तो वो उसके घर घर के सामने गाना गाता था। इस बात की शिकायत उसने जाके क्या कर दी, पंचों से कर दी। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मतलब उस आदमी को, जो गोधन है, जो सिनेमा का गाना गाता था, और इतनी छोटी सी गलती करने के बाद उसको क्या कर दिया गया था, जाति से निकाल रखा था। मुनरी को पता चला कि गोधन जो है वो क्या पंचलाइट जला सकता है। तो मुनरी को पता चला कि जो मुनरी जिससे वो प्रेम करता था, उसको पता चला कि जो गोधन है वही केवल एक ऐसा है जो पंचलाइट को जला सकता है।
वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती। मतलब कोई वहां पे उस चतुराई दिखाती है और क्या करती है, यह बात पंचों के कान तक छुड़वा देती है। मतलब वहां पे पंचों को पता चल जाता है। पंच गोधन को पुनः जाति में क्या ले लेते हैं, मतलब फिर से पंचों लोग वो निर्णय लेते हैं और गोधन को वापस फिर से जाति में ले लिया जाता है। वह पंचलाइट को जला देता है। मतलब फिर क्या करता है, वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। मतलब जब पंचलाइट जल जाती है तो जो मुनरी की काकी है, माँ है, कौन है, मुनरी की माँ गुलरी काकी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं उस पेट्रोमैक्स को देख के, उस पंचलाइट को देख के। वहाँ के लोग उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद गोधन को क्या करते हैं, शाम को भोजन के लिए निमंत्रण देती हैं। ठीक है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन से कह देते हैं कि जो पंच हैं वो भी जब लाइट जल जाती है उनके लिए भी एक सम्मान की बात होती है। दरअसल इस कहानी में यहाँ पर केवल इसको शॉर्टकट में दिखाया गया है। वहाँ पे दो पात्र होते हैं, एक और गांव वाले होते हैं, तो वो अपनी बेइज्जती के लिए सोचते हैं कि अगर हम नहीं जला पाए तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इसमें पूरी कहानी पढ़ो, बहुत मजा आएगा। ये तो अभी बस शॉर्टकट में यहाँ पे केवल अपने भाषा में बताना था तो वो शॉर्टकट में बता दिया गया है। फिर पंच क्या कहते हैं वहां पे, गोधन से कह देते हैं तुम्हारा सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। मतलब उसको आज़ादी मिल जाती कि तुम्हारे सात खून माफ आज से और तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। मतलब वहाँ के लोग जो होते हैं वो भाई पहली बार जला था तो पूजा पाठ होनी आवश्यक थी, तो वो लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। मतलब इतना समझो, इतना खुशी है कि वो लोग उसके सामने उत्सव मनाते हैं। ठीक है। कहानी का कथानक सजीव है। मतलब जो वहाँ पे कथानक है वो क्या है, सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को अ, बाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे। मतलब सीधे साधे अनपढ़ लोग जो होते हैं उनकी संवेदनाओं को क्या किया, उनको बाणी देने में ये पूरा समर्थ रहे। मतलब पूरा सब कुछ एकदम उसी की तरह प्रकट किए हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन का की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है। तो आपका ये प्रश्न भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ दूसरा वाला। तो आपने अभी ये शॉर्टकट में पढ़ के आपको सोचो इतना मजा आया, केवल इसको सुन के इतना मजा आया, तो अगर आप ये पूरी कहानी पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। और आप एक चीज याद रखना, अपने दोस्तों से, अपने आप से, खुद से एक आध बार मजे लेने के लिए वैसे, जिससे कि ये लाइन आपको याद हो जाए कि तुम्हारा साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना। एक दो लोगों से, अपने दोस्तों को ऐसे कहिए जिससे आपको ये लाइन याद हो जाए। और ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको बीच में डालना रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको तो पता ही है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब यहाँ पे होगा, लाइक यहाँ पे होगा और शेयर यहाँ से होगा। और अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं या फिर और तीनों कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको क्या करना है, अगर ये समझ में आया है तब तो ठीक है, नहीं आया तो आप इसको एक बार क्या करिए, रिवाइज कर, मतलब फिर से वापस ले जाइए और फिर से शुरू से स्टार्ट से देखिए। फिर मज़ा आएगा उतना ही जितना इस बार आया, इससे कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको पूरा मज़ा लेना है तो आप पूरी कहानी को पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए और हम आपको पूरी कहानी यहाँ पे लाके देंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।